अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज मंडे है, सुबह के ह्यूस्टन में 8:15 हो रहे हैं, 15 आफ्टर 8 जो है, और मंडे है। आपके यहाँ यकीनन 6:15 हो रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त, और इंडिया में भी अराउंड ऐसा ही टाइम होता है, व्हाट आई रिमेंबर एंड बिलीव। एनीवे, हमारे पास 3 टॉपिक हैं, मगर मैं 12 मिनट से ऊपर का वीडियो नहीं करूँगा। एक तो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो डेलीगेशन पाकिस्तान कांग्रेस का गया हुआ है, 3 सेनेटर वहाँ मौजूद है। बहुत ही आखिरी दिन है आज टॉम सॉली का और जनाब सिंह जैक्सन का, और जैक बर्गमैन ऑलरेडी जा चुके हैं और वो अब यहाँ पहुँचने वाले होंगे 1, 2, 3, 4 घंटे में। तो वो टॉपिक है। और दूसरा जो बहुत दिलचस्प टॉपिक है वो दौरे बेलारूस, यूरोप, नवाज शरीफ के पूरे ख़ानदान का, जिस पर टिकटॉक से लेकर पूरे सोशल मीडिया पे एक तमाशा लगा हुआ है और तरह तरह की स्पेकुलेशन हो रही हैं, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। और तीसरा जो मैं समझता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दौरे आरिफ अलवी, साबिक सदर पाकिस्तान, PTI, और उनके इल्ज़ामात हुसैन हक्कानी पे कि गद्दार तो जब चाहे कह दो ना। जैसे बचपन में जो माएँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वो बच्चों को डांटते हुए कि नमक हराम कहीं का। बड़े होकर पता चला बड़ा खौफनाक मतलब होता है इस नमक हराम का। तो यहाँ पर भी गद्दार जिसे चाहो कह दो, जैसे चाहो कह दो। और फिर हुसैन हक्कानी तो तरने वाला है। लास्ट 30 ईयर में तो हम देख रहे हैं कि जो आता है वो गद्दार कह देता है। वो नवाज शरीफ के साथ रहे, फिर नवाज शरीफ के गद्दार रहे, फिर आजकल नवाज शरीफ के साथ हैं जिसका वो इकरार नहीं करते। मगर फिर पीपल्स पार्टी से लेकर, मैं बहुत लंबी डिटेल में नहीं जाऊँगा, इन सब पे गुफ्तगू करेंगे। मगर इनमें से जो मैं समझता हूँ टॉम सॉली का और जैक बर्गमैन और जनाब सिंह जैक्सन का जो दौरा है पाकिस्तान है, जो आखिरी मरहले में, वो मैं शाम के वीडियो पे मैं करूँगा। इस वक्त 2 टॉपिक, बेलारूस और हुसैन हक्कानी वर्सेस आरिफ अलवी वर्सेस हुसैन हक्कानी। कहना चाहिए कि हुसैन हक्कानी को तो बताने वाला भी मैं था, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था कि वो फिर एक बार गद्दार हो चुके। मैं पहले आपको वीडियो दिखाता हूँ आरिफ अलवी का, वो देखें तो गुफ्तगू करने में आसानी रहेगी। बिलियंस ऑफ डॉलर का हम नुकसान उठा चुके हैं रिकॉर्डिंग में, याद है आपको? खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा आटा ने, 1 पैसा नहीं निकला उस जमीन से, और आपको $7 बिलियन का जुर्माना हो गया, पता है ना? है तो लिहाजा, और क्यों खाया आपने जुर्माना? क्योंकि ये जो मिनरल्स की एक्सप्लॉयटेशन है, ये पिछले 150 साल से चल रही है। साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा गोल्ड निकलता था, गोल्ड, डायमंड्स, ये सब कुछ। तो वो सारा जो, अगर इतना पैसा निकला है साउथ अफ्रीका में से, और साउथ अफ्रीका की इकॉनमी आप देखें, तो ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दीज आर मनी ड्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स टूवर्ड्स द वेस्ट, ख़ासतौर पर मिनरल्स में। तो आज ही मेरी बात हो रही थी, जब मैं गाड़ी में आपके पास तशरीफ़ ला रहा था, तो एक मीटिंग हो रही थी पॉलिटिकल कमेटी की। उसके अंदर मैंने ये बात कही कि देखो 2-3 चीज़ें, एक पॉलिटिकल ज़रूरत है आपको, इंटरनेशनल पॉलिटिकल ज़रूरत, क्योंकि ट्रम्प साहब के जहन में ये बात है कि उनको सिक्योरिटी चाहिए रेयर अर्थ मेटल्स में, ठीक है जी, है ना उनके जहन में। हर एक को उन्होंने अच्छी तरह से ज़ोर से डांट पिलाई, बाकी सारे शागिर्द तालिब इल्म समझ गए। किसको डांट पिलाई? यूक्रेन वाले को, बाकी सबको होश आ गया खुद ही नेचुरली। तो वो मैंने इनसे ये कहा कि देखो, इन्होंने कहा जी हमने सब पढ़ दिया, सब देख लिया। मैंने कहा तुम्हें गलतफहमी है, क्योंकि पाकिस्तान के बड़े बड़े लॉयर्स ने भी देख लिया था रिको डिक का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना जी। सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हुई तब सारे बड़े बड़े लॉयर्स ने भी देख लिया। मुझसे रिको डिक के लोगों भी मिले थे 2008-9 में, जब मैं सेक्रेटरी जनरल था। तो मैं भी जानता हूँ कि उसके अंदर फ्लॉज थे। क्यों फ्लॉज थे कि हमें पता ही नहीं, हमारे पास इतने बड़े इंटरनेशनल वकील नहीं जो इसके एक्सपर्ट्स हों, इन चीज़ों के भी एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है ना। वी लॉस्ट द केस, क्योंकि इस हुसैन हक्कानी ने आप क्या गद्दारी की हमारे साथ, क्या गद्दारी की। उसमें जब आर्बिट्रेशन हुआ, आर्बिट्रेशन भी एक अजीब कहानी है कि एक आदमी को आप ट्रस्ट करके ये राइट देते हैं कि जो फैसला तुम करोगे हम मानेंगे। वो पाकिस्तान हुकूमत की मानेगा या उनकी मानेगा जो खरबों वाले हैं? इंसान तो इंसान है ना। तो एक आदमी ने जो फैसला किया, वो जो किया वो आपके सामने है। तो हुसैन हक्कानी ने क्या कहा, जब पाकिस्तान की हुकूमत ये चाहती थी कि इस माहिदे के अंदर इस बात को लिंक किया जाए कि करप्शन की वजह से ये माहिदा हुआ है,
پاکستان کے اندر جو کرپشن ہے، اور اس کے ایویڈنس موجود تھا کہ کرپشن بھی ہوا. ایک ایسا وہ باجوہ صاحب نے مجھے خود ہی سنایا کہ ایک سیکشن آفیسر نے اجازت دے دی آربیٹریشن کی 50,000 میں 5 لاکھ میں، سم تھنگ لائک دیٹ فرام بلوچستان. اور باجوہ صاحب یہ لیمنٹ کر رہے تھے کہ یار دیکھیں کیا ہوا. اچھا، مگر اس ساری کہانی میں فوج بھی شامل ہے، یعنی اس پورے کانٹریکٹ کی ریجیکشن میں بائی. تو آپ نے سنا عارف الوی کس فلو میں جا کر بہت فلوئنٹلی انہیں غدار کہہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آربیٹریشن میں انہوں نے غلط گائیڈنس دی اور پلانا دیا. اب میں آپ کو حسین حقانی کا وہ انہوں نے مجھ سے گفتگو ہوئی ہے ان کی، مگر جو انہوں نے ڈیٹا بھیجا ہے میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ عارف الوی نے ایک بات درست کی ہے کہ 150 سال ہو گئے ساؤتھ افریقہ اس کی سراؤنڈنگ میں ویسٹرن ورلڈ کو منرلز نکالتے ہوئے، معدنیات لے جاتے ہوئے، وہ ان خطوں کے حالات نہیں بدلے. ہمیں بھی یہ بتایا جا رہا تھا کہ کوئی $140 ٹریلین کے منرلز ہیں، اور پاکستان میں اگر وہ 40% کیا 25% بھی اگر آنے والی کمپنیاں جو ان کو کھود کے نکالیں گی اگر وہ دے دیں تو بیجا ہو جائے گی، اور ہم سب جو ہے نا دولت کے ڈھیر سمندر میں نہانا شروع کر دیں گے. تو پھر میں نے بھی چیزیں ڈگ آؤٹ کی تو واقعی اس پر لے جانے والے ہی فائدہ مند رہتے ہیں، اور ہم تو صرف جرمانے ہی ادا کر رہے ہیں ایز عارف الوی کے، مگر انہوں نے ایک انتہائی چھوٹا اور بے اہم خانہ الزام لگایا حسین حقانی پہ. تو حسین حقانی سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ تم کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہو، یہ تو حسین حقانی سے پوچھو، میرا کیا لینے دینا. میں نے کہا حضور میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ انہوں نے آپ کے بارے میں کہا ہے کہ آپ نے آربیٹریشن میں جو گائیڈنس جو ہے نا مس گائیڈ کیا اور یہ سارا کچھ واقعہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا کیا جواب دوں کہ ایک آدمی کی جب معلومات ہی نہیں ہے، ایک دندان ساز. انہوں نے کہا پھر ہنستے ہوئے کہ ان سے کہیے گا میری طرف سے کہ دندان ساز جو زیادہ دانت نکالنے کا کام کرتے ہیں وہ انیستھیسیا لگا کے جو دانت کو سن کرتے ہیں، تو اکثر یہ شکایت سننے میں آئی ہے کہ وہ ڈاکٹرز کو خود دماغ پہ چڑھ جاتی ہے وہ گیس، جو انیستھیسیا ہوتا ہے اس کی گیس جو ہے وہ ان کے دماغ پہ چڑھ جاتی ہے. تو انہیں ڈاکٹر عارف الوی کو چاہیے کہ وہ خود بھی کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اپنے آپ کو بہتر حالات میں لے کر آئیں تاکہ آگے بھی کام جاری رہے ان کا کرتے رہیں. اور وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے کہ یہ حالات ہیں اس ملک کے کہ یہ صدر بھی ہیں رہ چکے ہیں اور اتنے اہم ترین عہدے پر ایک بڑی پارٹی کے بڑے سینئر رہنما بھی ہیں، اور یہ لوگ ملک چلانے کے دعوے کرتے ہیں. کہ آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے پھر مجھے ڈیٹا بھیجا کہ بھائی آپ ہی چیک کر لیتے کہ ریکارڈنگ جو ہے کب آیا، کیسے سامنے ہوا، کیا کیا اس کی چیزیں ہیں. تو میں نے کہا کہ جی میں اس کے اوپر جو ہے نا آپ کو میرے پاس اتفاق سے وہ یہاں پر نظر نہیں آ رہا کیونکہ اس فون میں جس میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس میں ہے سارا جو مجھے بہرحال انہوں نے اس میں دیا کہ 90 کی دہائی میں تو ریکارڈنگ آیا، 2000 میں کوئی ایک معاہدہ ہوا، پھر 2006 سے کورٹ میں رہا، اور اس کے بعد آربیٹریشن جو ہوئی ہے وہ 2022 میں ہوئی ہے. اور اس میں تو میں کہیں پر بھی کسی حکومت کا نہ حصہ تھا، نہ کنسلٹنسی تھی میری، نہ میرا کوئی لینا دینا تھا. میں تو کہیں پر بھی وہ ثابت کر دیں تو پھر مجھے غدار نہیں پھانسی چڑھا دیں. تو بات یہ ہے کہ اچھا مجھے بھی جب میں نے ساری چیزیں ڈگ آؤٹ کی تو مجھے کہیں پر بھی وہ نظر نہیں آئے حسین حقانی کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں. تو آپ نے نوٹ کیا کہ دیکھیں یہ پھر سب سے اہم بات یہ کہ جرسی میں نیو یارک میں جو تماشا لگا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ عارف الوی کے فنکشن میں جو نیو یارک کے کارکن تھے وہ شہباز گل کے آنے پہ معترض تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے آئے، تو ان سے الگ ملاقات کرنا پڑی. اس میں ہمارے بہت اچھے دوست ہیں پرویز اور ضمیر اور سارے لوگ جو ہے نا وہ اس مین فنکشن میں نہیں گئے. وہاں کیا ہوا میرے علم میں نہیں، مگر یہ وہیں کا واقعہ ہے جو میں نے آپ کو ویڈیو دکھایا اور وہاں انہوں نے الزام لگایا. اچھا جرسی میں بھی ان سے نوید بڑائچ ہے پی ٹی آئی کے ڈائی ہارٹ، اور تمام سیگمنٹ آف پی ٹی آئی جو ہے نا ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، سچے کھرے آدمی ہیں. اور خان کے
आंखें बंद करके जो फॉलोअर्स होते हैं ना कि शऊर से शऊरी फैसले करना मना है ना पीटीआई में, माइंड नहीं कीजिएगा, नवीद भाई साहब मेरे भाइयों की तरह है और मेरा बड़ा लिहाज भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, ख्याल भी रखते हैं और मुझे अक्सर याद भी करते हैं कि भाई की बस खैरियत पूछनी थी। तो रात भर मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि रात भर मियाँ बीवी अपने घर के बेसमेंट में कुर्सियाँ लगाते रहे, बेगम खाना भी पकाती रही कि उनके घर उनका सीनियर लीडर आ रहा है। तो वहाँ बहरहाल वहाँ हमारे दोस्त जानी बशीर जो यूएस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और कोर कमेटी से में भी पहले रह चुके हैं, तो वो सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर सवालात हुए उनसे कि आप यहाँ मीडिया में भी CNN पे आप आए और वहाँ दावा किया गया कि तारीख में साउथ एशिया की कभी इतनी ख़वातीन बाहर नहीं निकली जितनी खान के लिए निकलती हैं। ये तो खैर जुमला मुतज़ा है उनका, और उन्होंने जो रोज़ाना के बयान थे वो देने की कोशिश की, कोई ऐसी खास बात नहीं थी। इसमें अहम बात ये कि क्या CNN ने उनको खुद रीच किया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ लाइक दैट, या मैनिपुलेशन हुई। मेरा ख्याल ये कि मैनिपुलेशन हुई थी। पीटीआई माशाल्लाह बड़ी पावरफुल है यहाँ। वहाँ उनसे सवाल हुआ कि जी आप अगली हुकूमत में कोई आने वाले दिनों में कोई रोल देखते हैं? तो उन्होंने एक आयत पढ़ी और कहा कि नहीं, बस मैं अपनी दंदान शादी करूँगा और हर दफ़ा ये नहीं होता, और मैं तो उस मकाम पे हूँ कि जहाँ कब्र में पैर लटके होते हैं, जो मैं कर सकता हूँ वो पार्टी के लिए करूँगा। इस तरह की बातें वगैरह उन्होंने की वहाँ पर। और उन्होंने एक तारीखी जुमला और कहा कि अगर ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल शुरू हो जाए तो खान 12 तक जून तक रिहा हो जाएगा। मेरे पास वो भी क्लिप है, मगर मैं लगाना यूँ नहीं चाहता कि फिर और लंबा हो जाएगा, मैं मामला यहीं फारिग करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा 12 जून तक खान रिहा हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास उन्होंने क्यों कहा ये तो मुझे नहीं पता, मगर मुझे ये पता है कि जो मैंने पीटीआई के लोगों से रिसेंटली बात की है पाकिस्तान में, यहाँ मेरी फ्रेंड्स ऑफ ग्लोबल पाकिस्तान वालों से भी बात हुई है। मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने सख्ती से मुझे मना किया है। उन्होंने कहा कि जो हमारी मुलाकात आईएसआई चीफ से हुई है, अगले 4-5 वीक में आप इसका बड़ा रिजल्ट देखेंगे और ये मुलाकात रायगा नहीं जाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ भी एहसास है और दूसरी तरफ भी ख्याल है कि जी मामला बहुत बिगड़ रहे हैं, तो रिजल्ट आएगा। अच्छा, फिर मैंने आतिफ खान का, एज यू गाइस नो, आजकल तो ट्रेंड आतिफ खान, जिन्होंने इस विजिट को, अमेरिका से जाने वाले डॉक्टरों के विजिट को लॉबियस्ट के तनवीर खान उनके दरमियान कोऑर्डिनेट किया और जाने में साथ दिया, उनका मैंने इंटरव्यू किया है जो 1-2 दिन में इंशाल्लाह आपके सामने आएगा। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, ये विजिट जो है बहुत फ्रूटफुल साबित हुआ है और आने वाले दिन जो है ना, अगले 4-5 वीक में आप इसका रिजल्ट देखेंगे। फिर मुझे पाकिस्तान से एक दोस्त ने बताया कि यहाँ बहुत ही खबर गर्म है, जो पावर कॉरिडोर है और इस तरह के लोग हैं, कि जी अगले 2-2.5 माह में खान बाहर आ जाएगा और बराबरी की बुनियाद पर डील हो रही है और 1 साल में इंतखाबात हो जाएंगे। जी इसमें जो जोर है ना, 1 साल में बाहर आ जाए, 1 साल में इंतखाबात हो जाएंगे और बराबरी की डील हुई है, तो कहाँ गई? अगर ऐसा हुआ तो कहाँ जाएगी हकीकी जमहूरियत, और कहाँ जाएगा इनकलाब, और कहाँ ये दावा कि अब इस फौज को बैकफुट पे जाना ही पड़ेगा अपने फ्रेम में कॉन्स्टिट्यूशनली, और ये जो ए पॉलिटिकल कह के वर्स्ट डी से भी नीचे चले जाते हैं, ये सब कुछ खत्म होगा। तो ये सब कहने की बातें, लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। मगर ये बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर खबर मौजूद है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, कहीं बैकडोर। ये मुलाकात जो आईएसआई चीफ है वो अपनी जगह, मगर बैकडोर कोई बड़ा काम हो रहा है। और कुछ लोग तो जैक बर्गमन के हवाले से भी कि आर्मी चीफ से बात हुई है और उन्होंने इमरान खान के हवाले से गुफ्तगू की, वो मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि वो तो ISPR ही बताए तो बताए, या जैक बर्गमन यहाँ आएंगे तो वो बताएंगे। मगर मुलाकात हुई है, कल हुई है तीनों की, जो कांग्रेसमैन है और आर्मी चीफ की। अच्छा, वो तो सदर कह रहा हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर है और वो तो बाहर गए हुए हैं, जो मेरे ख्याल में वो आ गई है, मरियम, उनसे आज मुलाकात थी। खैर मैं उसकी डिटेल बाद में बताऊँगा। तो ये सारी सिचुएशन है। अब मैं आता हूँ बेलारूस के विजिट पे यूरोप। ठीक है, वो तो इंग्लैंड जा रहे थे मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब, जिनके बारे में प्रोग्राम भी कर चुका हूँ कि पता नहीं अब वो वापस कब आएंगे।
शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और उनका वो दिवालिया बेटा जिसने इंग्लैंड में दिवालिया बैंक्रप्सी फाइल की है, वो बेलारूस गए। एक तो वो तस्वीरें आप देखें ऐसे चिपट चिपट के मिल रहे हैं कि वो छोटे छोटे से नज़र आ रहे हैं, वो जो है कल उनका जो प्रेसिडेंट है। तो लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि वो एक दिवालिया सा मुल्क है, उसमें कोई कहीं दौलत नहीं है, कोई पावर नहीं है, बस ये है कि वो साहब प्यूटन के बड़े करीब है, वहाँ के जो सदर है, और उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के भी इल्ज़ाम है कि बहुत लोगों की मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये हुसैन नवाज जिन्होंने बैंक्रप्सी फाइल की है, अब ये अपनी दौलत तो ज़ाहिर नहीं कर सकते हो। देखिए बैंक्रप्सी ज़ाहिर ही जब करते हैं कि जब वो टैक्स ना देना हो, सब कुछ छुपा लेना हो, अकेले खा जाना हो, तो अब वो ये उस दौलत को वहाँ शिफ्ट करने के चक्कर में है, या ये किसी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में है। और तीसरा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा अगर इनको माइलेज दिए जाए तो ये है कि ये शायद प्यूटन के करीब होना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को बैलेंस करने के लिए, कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त उसी सिचुएशन में है जैसे 9/11 के बाद जनाब बुश थे कि किस वक्त क्या ऐलान होगा और किस तरफ कहाँ हमला होगा और क्या होने जा रहा है दुनिया में, किसी को नहीं पता था। तो इस वक्त भी आज की दुनिया को ये दुरुस्त है कि किसी को नहीं पता कि कहाँ क्या होने जा रहा है, कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो रहे हैं, उसमें एडजॉर्नमेंट भी हो रही है, उसको कोर्ट में भी चैलेंज किया जा रहा है, टैरिफ लगाए भी जा रहे हैं, घटाए भी जा रहे हैं, चाहे चाइना हो, चाइना पे भी बहुत सी चीज़ों में टैरिफ घटा दिया है। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। मगर एक बात देखें कि इन पर जो वीडियोस बने हैं इनके यूरोप के विजिट पर और बेलारूस के विजिट पर, वो बहुत ही शर्मनाक है। और यकीनन पीटीआई ने बनाए होंगे, ज़्यादातर तो वही ये काम करते हैं, मगर इनके फेवर में कोई भी नहीं है। ये हुकूमत अपनी साख मुकम्मल ख़त्म कर चुकी है और इस बुरी तरीके से ख़त्म कर चुकी है कि ये जो अफवाहें और ये जो इत्तलात और ख़बरें हैं कि अगले 2.5 माह में खासाब रिहा हो जाएंगे और 1 साल में इलेक्शन हो जाएंगे, मुझे इसलिए और ज़्यादा दम नज़र आता है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। सब ये कहते हैं कि बराह रास्त हुकूमत तो वो चला रहे हैं, इनके ज़िम्मे तो बस अब यही रह गया है कि ये सूट टाई लगाएं, चार्टर तैयारे में बैठे PIA के तैयारे में, और ये दुनिया में जहाँ चाहे घूमे फिरें, ऐश करें, क्योंकि इनके नाम पे काम करना है ना, दुनिया को डेमोक्रेसी दिखानी है कि जनाब यहाँ डेमोक्रेसी है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि खान दूसरी बार नहीं, तीसरी बार भी आ जाए, चौथी बार भी आ जाए, बदलने वाला यहाँ कुछ नहीं है। मुझे अब ये यकीन हो गया है कि जिन्होंने इस रियासत को डिज़ाइन किया था, नक्शे पे लेकर आए थे, उन्होंने डिज़ाइन इस तरह किया था कि बस ये ऐसी चलती रहे, उनके काम आती रहे। यहाँ लोग जो भाग दौड़ करके हुक्मरान अशराफिया का हिस्सा बन जाए, वो ऐश कर लें, कुछ खा लें और दुनिया में थोड़ा बहुत अपना हल्ला गुल्ला करते रहें, बाकी ऐसी सिसक के मरते रहें कि साउथ एशिया में हज़ारों साल की तारीखी है, घटा टॉप अंधेरे हैं, ये घटते घटते जाएंगे। आज के लिए याद दीजिए, इंशाल्लाह आपसे शाम में अगले ब्लॉग में गुफ्तगू होगी। अल्लाह।